नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। अन्नदाता की सुनो सरकार, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज बात करेंगे, क्योंकि कोरोना संकट के बीच मझधार में अन्नदाता फंस गया है। जी हां, देश में कोरोना से परेशान किसान पर मौसम की मार पड़ी है और इस सबके बावजूद अब किसान अपनी खून पसीने की मेहनत को लेकर मंडियों के बाहर लाइनों में खड़ा है। केंद्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए गेहूं खरीदी का एमएसपी 1935 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है। दूसरी तरफ अब मंडियों में भी कोरोना का खतरा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर किसान दहशत में हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 11 व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हालात और चिंताजनक बन गए हैं। ऐसे में किसानों की फसल खरीदी और मौसम की मार झेल चुके किसानों के सामने फसल को बेचना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो आज चर्चा करेंगे हम इसी मुद्दे पर। चलिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जहां किसान मायूस और परेशान किस कदर नजर आ रहा है। ताज नगरी आगरा की तस्वीर, जहां पर लॉकडाउन के वक्त जहां कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं आगरा के ग्रामीण इलाकों में खेती करने वाले किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर में भी सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रविवार को झज्जर शहर की सब्जी मंडी, अनाज मंडी को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। यही हाल लखनऊ, लुधियाना और पटना का भी है, जहां किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के कारण किसान की आमदनी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके लिए सरकार को उचित और ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है। तो तस्वीरें आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ किसान परेशान हैं मंडियों में, क्योंकि कोरोना का असर अब साफ तौर पर अन्नदाता के ऊपर भी देखा जा रहा है। बात यह है कि मंडी बंद होने से तो यो तो बंद है, जो माल तो रोज उठ जाए तो कब फायदा यो बंद होने का जो तो फायदा है, जो माल की लिफ्टिंग जिसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही इस प्रक्रिया से। एक जो हमारी पेमेंट की है, जो सरकार ने करी, हम 24 घंटे देंगे, उस जमींदार की आता ही पेमेंट भाई, हमने तो किसी जमींदार की पता लग गया और ना आड़ती बार हम ज्ञान अभी कद गिरे वो माता पूछे हैं, हम ही बार बता सरकार जाने, ये बात है। और जो परचेज बंद करी गई, बंद तो चलो ठीक है भैया, इस दिक्कत के मारे कर दी, 2 दिन कोई दिक्कत नहीं। फिर इस एरिया के माल ने दूसरी जगह क्यों भेज रहे हैं? उस माल ने तो हमारा जो जमींदार यहाँ आना था, वो हमारे जो हमने 2 पैसे कमाने थे, वो जमींदार तो दूसरी मंडी भेज दिया और ये बंद होगी, तो इससे हमने इस बात का नुकसान भी है। हफ्ता भर पहले कृषि मंत्री हरियाणा सरकार यहाँ पधारे थे और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया था कि ये जो फड़ के नीचे बाजरा के कट्टे लगे हुए हैं, इनको हम 2 दिन में उठवा देंगे, जो कि आज तक नहीं उठे। अगर ये उठ जाएं तो यहाँ ज़मींदार अपना सरसों और गेहूँ इसके नीचे डाल ले, ताकि कभी बरसात आ जाए तो वो नुकसान नहीं होए। दूसरा मेरा ये पॉइंट है, अगर 2 दिन के लिए मंडी बंद करी थी, 2 दिन के अंदर लिफ्टिंग नहीं हुई है, अभी 1 दिन और मंडी बंद कर दी जाए ताकि पूरी लिफ्टिंग हो जाए और हमारा माल आराम से उतर जाए, और 3 दिन के बाद इसके अगले दिन मंडी को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए, ताकि जो किसान अड़ोस पड़ोस गांव के किसान हैं, उनका सरसों और गेहूं घरों के अंदर रखा हुआ है, वो अनाज मंडी के अंदर आ जाए और उनकी फसल की बिक्री हो जाए। गेहूं में पानी पड़ने के कारण सब ऐसे ही गेहूं सर्द गल रहा है, यह सब समस्या है। अच्छा, आप लोगों को सरकारी रेट पे ये अनाज को खरीदा जाता है पैक्स के तहत? नहीं, सब बनिया खरीदता है। मतलब जो बिचौलिए हैं वो खरीद के ले जाते हैं? हाँ हाँ। तो क्या रेट का ले जाते हैं वो? सरकार जो रेट तय किया है उससे कम रेट में ले जाते हैं? कम रेट में ले जाता है। धान खत्म हो गया, अब सुखाड़ हुआ और पैबे नहीं किया तो धान कहाँ से होगा? फिर गेहूं का फसल आया तो गेहूं के फसल कुछ खेत में है, कुछ खेहान में है, पानी पड़ गया है, काला हो गया है, सुखा रहे हैं। अब कब सूखेगा, कब दमाएगा, इसका कौन जान रहा है? हमने यह तेली बनिया यह गांव घर वाला ले जाता है। अच्छा, जो बिचौलिया हैं वो खरीद के ले जाते हैं? क्या रेट का ले जाते हैं? वह है 17। और सरकार का रेट क्या है? सरकार तो है ये कैसे 1950। दिक्कत यही है कि इंसान सब मारा पड़ गया, रबी भी गेहूँ सब। एक तो हम लोग पट्टा पर लेते थे, वो चौपट है, पट्टा ही महंगा हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ है उसका अनुदान सरकार देती है? नहीं, कोई अनुदान नहीं, कोई ऐसा नहीं मिला। गेहूं
लॉकडाउन में साहब दिक्कत है। घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं तो साहब पुलिस डंडा मारती है, मारपीट करती है। और ना तो हमारे किसान में गेहूं की कोई रेट मिल रही है, नहीं कुछ ही। हमें तो परेशान है। मंडी जाते हैं, मंडी में 1925 की रेट निकाली है। यहाँ पे मनमानी जो वो कह जाए वो ले लेते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है साहब। कोई पड़ता नहीं आ रहा है साहब, बहुत परेशान है। दिक्कत में बहुत परेशानी आ रही है साहब। घर गांव में तो निकल ना पा रहे, कितों कुछ सौदा दे ना जा पा रहे। अब गेहूँ फेहूँ की जो सरकार रेट निकाली का है वो रेट ना मिल रहे। अब यहाँ तो उल्टे सीधे दाम मिल रहे हैं, यहाँ कोई बुना ना। बहुत परेशानी आ रही है कि अभी कम जी है कि बहुत ज़्यादा पुलिस डंडा बजावते बाजार में निकल ना दे रही जी है परेशानी साहब। तो गेहूँ की बड़ी दिक्कत है। हाँ, गेहूँ की दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा, बाजार में निकल ना दे रही। पुलिस भाई पूछे तो इतना पहले डंडा बजावत है, ये बात है साहब। केंद्र पे वो स्थिति माँ तो 1925 की रेट निकाली है, लेकिन माँ की रेट जो अधिकार वो यहाँ ना मिल रही, मान पहुँच ना पा रहा माल। तो एक किसानों का अपने दर्द सुना, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ मौसम की मार और तीसरी तरफ आप देखिए मंडियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में किसानों को खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन उनकी फसलों को वहां पर भी नहीं लिया जा रहा। किस तरह से किसान अपना दर्द बयां कर रहे थे, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार बार बार दावे करती है कि अन्नदाताओं के बारे में सोचती है, उनके लिए काम किया गया, और ऐसे मुश्किल की घड़ी में सरकार इनके लिए क्या कर रही है, इसी पर चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका सबसे पहले करवा देता हूं। सूर्य प्रताप शाही जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत स्वागत है सर आपका। जयप्रकाश दलाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। इसके अलावा वासिंद मिश्र जी एडिटर इन चीफ मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जयप्रकाश दलाल जी, मैं आप ही के पास आता हूं। थोड़ी देर पहले हम किसानों की बाइट सुन रहे थे, मैं अगर उनका दर्द कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा। कोरोना की मार पूरे देश पर है, हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ अन्नदाता परेशान इसलिए है क्योंकि मौसम की मार फसलों पर पड़ी हुई है, और इस बात को किसान कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न मुआवजा दिया जा रहा है, उनकी फसलें खराब हो रही है। और खास बात तो यह है कि मंडियों में किसान जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनकी फसल लेने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर पहले किसान ये भी कह रहे थे कि आपसे उन्होंने बातचीत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। आपके पास क्या जानकारी और आपने किसानों के लिए अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं सर? नमस्कार जी, मैंने आपके सारे किसानों की बात सुनी है जी, और मैं लगभग 40 के पास मंडियों में जब हमारी परचेज शुरू हुई थी व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ। 15 तारीख से हमारे मस्टर्ड की परचेज शुरू हुई और 20 तारीख से गेहूं की परचेज शुरू हुई। मौसम खराब इस बार 2 महीने से चल ही रहा है, उसकी वजह से हमारी जो फसल का चक्कर है थोड़ा सा 15-20 दिन लेट हो गया है। और इस बार जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन थी, तो वो किसान की फसल को भी लेना था, तो उसका समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निकाला कि भी इस बार जो खरीद केंद्र की व्यवस्था जो है बढ़ा दी जाए। पिछले साल से हमने 3 गुना 4 गुना खरीद केंद्र बढ़ाए हैं। जो स्थापित मंडियों को छोड़कर स्कूल के ग्राउंड, खेल के ग्राउंड या और कोई शेड उनको ले लिया गया है। और पिछले साल हमारी 400 के आसपास मंडियां थी, 450, और इस बार हमने 1800 से ज़्यादा मंडियां चलाई हैं। और 20 तारीख को हमने परचेज शुरू की थी। आज लगभग 1 हफ्ता हुआ है, 31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हम परचेज कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इस दौरान 2 या 3 दिन बारिश भी होती रही। 2.25 लाख मीट्रिक टन की 3 लाख मीट्रिक टन की परचेज आज तक हम जो है सरसों की परचेज कर चुके हैं। भुगतान की प्रक्रिया डायरेक्ट होता है, सरसों का हमने शुरू कर दिया है। गेहूं का आज पहली बार भुगतान गेहूं का हो जाएगा। लेबर की वजह से कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है और उसने अपने खून पसीने की मेहनत को मंडी तक लेके आया है। और हरियाणा सरकार भी उनका एहसानमंद है, क्योंकि देश के खाद्यान्न भंडार बढ़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और 1 महीने के अंदर अंदर हम सारी जो है 80-90 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 6-7 लाख मीट्रिक टन जो सरसों जो भी बाजार मंडी में आएगा, सारी को लेकर डायरेक्ट किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए हम डाल देंगे। और उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त रुकी हुई है, कोरोना के टाइम में सारी गतिविधियां ठप हो गई है। खेती बाड़ी जो है इस जो अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाएगी
और हम धन्यवाद करते हैं व्यापारी भाइयों का, मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों का, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और छोटी मोटी समस्या। जी जयप्रकाश जी, बीच में हम रोकना चाहते हैं आपको। सवाल ये नहीं है कि आपने किसानों के लिए क्या क्या किया है, कितने मीट्रिक टन आपने उनका गेहूं खरीदा, कितने मीट्रिक टन आपने सरसों और बाकी चीज़ें खरीदी। जो आपके हरियाणा के ही किसान अभी कुछ देर पहले हमारे चैनल पर अपनी राय रख रहे थे, आपने भी सुना होगा। मैंने उनको सुना था। जी, तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किस तरह से लिफ्टिंग टाइमली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अनाज जो उनके घरों में है वो मंडी में ले जाके नहीं रख पा रहे हैं और खराब मौसम की वजह से। उनकी बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि भी हमारी मंडी में किसान कम आ रहे हैं, अलग अलग जगह मंडियां बना दी, उनकी अपनी समस्या है, लेकिन इसको करना आवश्यक था। और जो वहाँ पर शेड है उसमें पिछले साल की खरीद का बाजरा रखा हुआ था, आधा शेड भरा हुआ था, उसकी लिफ्टिंग मैंने कहा था कि शुरू करवा दीजिए ताकि नई फसल उसमें रख दें, और वो लिफ्टिंग शुरू हो गई है। लेबर की वजह से थोड़ा सा काम धीमे है। मैंने एक एक मंडी को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। प्रकाश जी, मैं आपकी ही बात को बोलना चाह रहा था कि आपके राज्य के किसान, आपने जो मौका मुआयना किया, आप जगह जगह गए, मंडियों में जाके आपने किसानों से बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, इसकी भी चर्चा वे लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक तो उनकी उपज का समय से उसकी खरीद नहीं हो पा रही है, और दूसरा छोटे छोटे तकनीकी आधार पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। और वो किसी एक राज्य का मामला नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है और आपके हरियाणा का भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि सरकारी तौर पर जो क्रय केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड से मिलान करने के बाद उनका आप सामान ले रहे हैं, उनका अनाज आप खरीद रहे हैं, और उसमें अगर किसी वजह से टाइपो एरर के चलते या ग्रामेटिकल मिस्टेक के चलते किसानों का नाम और पर्ची जो आपके वहाँ से जारी हुई है उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसमें, तो उनको आपके सरकारी मुलाजिम, आपके सरकारी कर्मचारी परेशान करने के मकसद से बार बार वापस भेज दे रहे हैं। तो इसका क्या समाधान है आपके, खासतौर से हरियाणा में? हम अभी शाही जी से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किसानों को शासन स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए साहब, हमारा जो मुख्यमंत्री जी बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी हैं। हमने पूरी फसल का ब्यौरा हमारे पास, आज नहीं, फसल बोते ही किसान को ऑप्शन दी थी कि आपने क्या बिजाई कर रखी है, आपको मंडी में फसल लेके आनी है, हमारे इसमें चढ़वा दीजिए। हर गांव के अंदर हमारे पास जो CSC है, सेंटर्स हैं, हर कार्यालय के अंदर हैं। उसके बावजूद भी हमने ये किया कि किसी किसान को अगर उसमें पंजीकरण कराने से रह गया तो मंडी के सचिव के पास आज भी पंजीकरण हो रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम पहले अपने प्रदेश का गेहूं खरीदें, अपने किसान का देखभाल करें। हमारी परचेज हो जाएगी जब, क्योंकि हरियाणा की मंडियां ज़्यादा व्यवस्थित हैं, ज़्यादा अच्छी हैं। फिर आसपास के प्रदेशों, पंजाब, राजस्थान या थोड़ा बहुत हमारे पड़ोसी जो यमुना के साथ के उत्तर प्रदेश के गांव हैं, वहाँ के किसान भी हमारे यहाँ जाते हैं। हमें उनमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले हम प्राथमिकता अपने किसानों को देते हैं। इसलिए हमारे पास पूरा पंजीकरण है, पूरा डाटा है। ऑनलाइन हम बाई इन्विटेशन हम बुला रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए हर रोज़ 50 किसान सुबह, 50 किसान शाम को मंडी की जितनी कैपेसिटी को देखते हुए उनको बुलाते हैं और उसकी पूरी फसल ले लेते हैं और उसी खाते से उसकी पेमेंट कर देते हैं। अभी किसी किसान की ट्रॉली इस वजह से वापस नहीं जाने जाते क्योंकि हमने बुलाया है उस किसान को है जिसकी मंडी में उस दिन हमने खरीद करनी है। उस दिन अगर वो तैयार नहीं आने के लिए तो उसको एक हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद दोबारा से मौका देते हैं। किसानों की शुरू में उनको आशंकाएं थी कि हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्जी से क्यों नहीं आने देते, लेकिन आज किसान संतुष्ट है और उस व्यवस्था को ये समझ गया है कि उसके हित के लिए हमने ये सारा काम किया है। हमारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, ऑनलाइन है, बाई इन्विटेशन हम बुला रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जयप्रकाश टाइमली जी, हम पे अगर आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें, तो फिर किसान क्यों परेशान है? मैं आपके पास लौटूंगा। दो और मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं परिचय करवा देता हूं, फिर इस चर्चा को धीरे धीरे वसंत जी आगे बढ़ाएंगे। DK शर्मा जी अध्यक्ष हैं हरियाणा किसान संघर्ष समिति के, वो बेहतर बता सकते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। DK शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। जयप्रकाश जी ने जो बातें कही, आप सहमत हैं उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसान को कागज के ऊपर ये स्कीम चल रही है, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते हैं तो दिक्कत आती है। एक तो ये जो जिसको खबर मिलनी है किसान को मेरा माल कल जाना है, तो उसको रात को 9 बजे खबर मिलती है, वो कहाँ से साथी या लेबर या कोई लाएगा अपने ट्रॉली लोड कराने के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हमको 3 दिन 4 दिन पहले स्कीम बना के दे दिया जाए, पंचायत के थ्रू उसके पास खबर करवा दी जाए, तो किसान परेशान नहीं होगा। अब अचानक वो लेबर कहाँ से लाएगा? हर एक के पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, कोई भाड़े के लिए चीज नहीं है, तो वो उसका इंतजाम करेगा। एक तो ये है। दूसरा, वहां जाने के बाद में उसका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसे सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों से वजन के नाम पर, बोरी के वजन के नाम पर, जबकि ट्रॉली जाती है वे ब्रिज के ऊपर, वहां से तुल के आती है, खाली ट्रॉली तुल जाती है, तो नेट वेट गेहूं का आड़ती को दे दिया जाता है, उसको पर्ची मिलती है कांटे की, लेकिन उसके बाद भी वो वजन काटता है कि ये बोरी का वजन है। जब बोरी बीच में आई नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं बोरी से, तो क्यों वजन काटा जाता है? इसी तरह से जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी ने एक रेट दिए हुए हैं कि अगर किसी ने खाली करानी है तो 2 रुपया बोरी देना होगा, सफाई है तो 1 रुपया 75 पैसा होगा। खाली करने के लिए जैक की ट्रॉलियां होती हैं, स्वतः ही खाली करके आ जाता है किसान, और सफाई के नाम पर कोई चलना नहीं लगा हुआ है। फिर भी किसान से 2 रुपए 75, 3 रुपए 75 पैसे नहीं, 8 रुपए बोरी के हिसाब से काटा जाता है। उसकी आधी कमाई तो उसमें चली जाती है। मैंने एक किसान का, मैं आपको वो दे रहा हूँ, उसने 60 क्विंटल गेहूं वहां लेकर गया, 60 किलो उससे काट लिया और 955 काट लिए। इस तरह से 2110 रुपए उससे अवैध ले लिए। अब जब तक आप कह रहे हो वहां पर जाने के लिए उनको टाइम नहीं दिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, उनकी फसल वहां चली जाती है तोड़ने से पहले, अगर फर्ची कांटे पर तुलती है तो उसके लिए कोई तिरपाल नहीं है, पानी में भीग जाती है। इस तरह की समस्याएं सारी आ रही हैं वहां पर। फिर उसकी पेमेंट की बात है। जयप्रकाश जी, DK शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, क्या इसका कोई जवाब है शासन के पास? इस बार जो है हमने जो किसानों को सूचना दी जाती है उससे पहले आड़ती से संपर्क किया जाता है। आड़ती का और किसान का संपर्क है। आड़ती को पता है कि इस किसान की फसल तैयार है और जो उसके 2 दिन पहले उसकी लिस्ट बनाई जाती है। जब ये आड़ती कहता है कि हाँ ये मेरा किसान है और इसकी फसल तैयार हो गई है, वरना अभी क्या है कि बहुत सारे किसानों ने शुरू में हमने परचेज की तो उनकी फसल तैयार ही नहीं थी, उनको अगर इनवाइट कर देते तो वो आ ही नहीं पाते। आड़तियों से संपर्क करके वो लिस्ट हमने बनाई है। जहाँ तक कटाई, ये कटौती का या नापतोल की गड़बड़ का बात है, ये जनरलाइज कंप्लेंट है। व्यक्तिगत अगर किसी को कोई शिकायत, किसी एक केस को बताएं तो हम उस आड़ती का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार ऐसा मेरे भी संज्ञान में आया है कि आड़ती और किसान मिलके, जब किसान का उस माल जो है साफ नहीं होता, उसमें कुछ थोड़ा बहुत टूड़ा वूड़ा होता है, तो वो कहता है कि इसको साफ कर दे। आपसी सहमति से वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो उसमें आधा किलो, पौना किलो, या तो कहेगा कि या इसको साफ कर दिए, नहीं तो इसका आधा किलो का मैं साफ करूंगा, काटेगा, वो आपसी सहमति से कर लेते हैं। लेकिन सरकार के सामने कोई शिकायत आती है तो तुरंत संज्ञान लेती है। आप किसी आड़ती की कोई शिकायत दो, किसान से शिकायत करवाइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह की योजना चल रही है, और जिस तरह के अभी तक समस्याएं सामने आई हैं, चाहे वो बिहार की या उत्तर प्रदेश में आगरा की या हरियाणा की, क्या उसके निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सजग है या उसके लिए कोई कार्रवाई हो रही है इसी समस्याओं को काबू में लाने के लिए? शाही जी। देखिए वाशिंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। और शंकर जी को भी और जयप्रकाश जी को भी मेरा नमस्कार है। हमारे किसान भाइयों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने पालन किया है। साथ साथ में खेती का उनका पूरा कार्य लगभग संपन्न हो गया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को और देश के किसान भाइयों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। कोरोना
महामारी से पॉजिटिव केसेज में किसानों की संख्या नगण्य है। ये इस बात का संकेत देता है कि किसान हमारे देश का और उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से किसान बहुत जागरूक है और उसने इस बात को ध्यान में रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है और हमें दूरियां बनाने के साथ साथ हमें अपना बचाव भी करना है और अपने खेती का भी काम करना है। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों का कि अब तक कटाई हमारा लगभग संपन्न हो चुका है। 98% से ज़्यादा कटाई हो चुकी है। सरसों और दलहन की कटाई पूरी हो चुकी है और गेहूं का छिटपुट कहीं पर बाकी है। और हमारे यहाँ 16 तारीख से हम लोगों ने खरीदारी शुरू करी। आज 29 तारीख है। 13 दिन के भीतर हम लोगों ने 5,19,082 मेट्रिक टन कल शाम तक हमने गेहूं खरीद लिया था, जो 1,000 करोड़ रुपए के करीब का बनता है। और इस 9 दिन के भीतर ही 200 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान हमने लोगों ने किसान भाइयों को कर दिया है। हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन भी ले रखा है और ये प्रयास हम कर रहे हैं कि किसान को 4 से 5 दिन के भीतर उनके गेहूं के कीमत का निश्चित कराई जा रही है। अभी थोड़ी सी कठिनाइयां रही हैं शुरुआती दौर में, लेकिन उन कठिनाइयों का समाधान हो गया है और रोज लगभग 50,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा कल जो खरीदारी हुई थी उसके रिकॉर्ड जो हमारे पास हैं 67,73,000 मेट्रिक टन 67,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा कल खरीदारी हमारी पूरी हुई। तो इस प्रकार से तेज गति से उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीदारी हो रही है। कल तक 5,176 क्रय केंद्र हमारे चालू हो गए थे और हम डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने इन क्रय केंद्रों के माध्यम से भी खरीद कर रहे हैं। हम लोगों ने कृषि उत्पादक संगठनों को भी लाइसेंस दे दिया है, वो भी एमएसपी के भाव से वो खरीदारी कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्य रजिस्टर्ड सोसाइटियों को भी किया हुआ है। तो हमारे प्रदेश के भीतर इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन का सिस्टम हम लोगों ने बना करके पंजीकरण कराया। पंजीकरण कराने के बाद हम उनको टोकन इशू कर रहे हैं। जब उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है तभी हम उनका टोकन इशू करते हैं और जिस तारीख को टोकन जाता है उस दिन हम उनकी तौल करा लेते हैं। मंगलवार और शुक्रवार विशेष रूप से हम लोगों ने सीमांत और लघु किसानों के लिए व्यवस्था बना रखी है कि छोटे किसानों का भी गेहूं समय से खरीदा जा सके, इसके लिए हम इंतजाम कर सके हैं। जहां तक सवाल किसानों को, आपने सवाल किया था शुरू में कि इस कोरोना की हालत में सरकार ने क्या किया, इस संदर्भ में बताऊं कि हमेशा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्रीमान योगी जी दोनों का विशेष बल रहा है कि किसानों की समस्या का निराकरण किया जाए। और वन डे से हम लोगों ने उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रमों के लिए छूट दी। हम उनकी दुकानों को खास तौर पर जो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स हैं या खाद बीज की दुकानें हैं या अन्य रासायनिक जो कृषि रसायन है, इन सब चीज़ों की दुकानों को खोलने की व्यवस्था कर दिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में किसान को कहीं पर भी कठिनाई नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश ने उठाया है और इस 1 महीने की अवधि में 2 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा किसानों को हम लोगों ने 2,000 रुपये उनके खातों में धनराशि भेजने में हम सफल हुए हैं। और इस प्रकार से 4,80 करोड़ रुपए की धनराशि, सर्वाधिक धनराशि किसानों के खातों में गई है। खरीफ के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जिन किसानों का क्लेम बना था, ऐसे 4,92,000 किसानों के हम लोगों ने क्षतिपूर्ति की अदायगी किया है 558 करोड़ 40 लाख रुपए की। यह भी 1 महीने के भीतर मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के कल 28 तारीख के भीतर हम लोगों ने संपन्न किया है और एक एक किसान को उसकी हमने भरपाई करा दी है। रबी सीजन के भीतर जहां बरसात और ओले से क्षति हुई है उनका भी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया। 78,917 किसानों ने हम लोगों के पास आवेदन पत्र दिए थे और जिसके माध्यम से 62,097 किसानों का सर्वेक्षण का कार्य संपन्न हो गया है और उसमें भी 3,294 किसानों को
3 करोड़ ये 36 अच्छी बात है हजार सूर्य प्रताप शाही जी, लेकिन आपने 36,000 दो बातें रुपए कही, का, 3 आपने करोड़ दो 36 बातें लाख। कही थी अभी चर्चा के दौरान। आपने एमएसपी का जिक्र किया था और एमएसपी को लेकर 1935 रुपए जो रेट तय किया गया है उससे किसान तो खुश नहीं है, आक्रोश है किसानों में। उनका कहना है कि एमएसपी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और दूसरी दो सबसे बड़ी समस्या शाही जी ये है कि बिचौलियों से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। वो करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, सुनने को तैयार नहीं कोई सर। एक तरफ फसल की बर्बादी, मौसम की मार, दूसरी तरफ कोरोना की मार। रास्ते से हटा दिया है। शंकर झा जी उत्तर प्रदेश में आढ़तियों को खरीदने की, आढ़तियों के माध्यम से हम नहीं खरीदते, हम सीधा किसानों से खरीदते हैं, या जो यूनिफाइड लाइसेंसी हैं उनको हम लोगों ने ये दे रखा है। और उत्तर प्रदेश में मार्केट रेट ही 1850 से लेकर के और आज जो है वो 2000 के बीच में चल रहा है। और ये सिर्फ हमारे खरीदारी का परिणाम है कि हम किसानों को शोषण नहीं होने देंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। और इस नाते हम लोगों ने क्रय केंद्रों की संख्या हर जिले के भीतर इतनी बढ़ा करके रखी है कि लगभग एक न्याय पंचायत में एक क्रय केंद्र हमारे काम कर रहे हैं। और कोशिश हो रही है कि हम उन किसानों का गेहूं खरीद लें और ये खरीदारी 15 जून तक हम करेंगे। सूर्य प्रताप जी, मैं लौटूंगा आगे, चर्चा इसी पर बहुत देर तक होगी, लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूं डिबेट में। काफी देर से आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। किसान नेता उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र चौधरी जी, रखिए अपनी बात, किसानों की आवाज को आप हमेशा उठाते रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के, इस वक्त आप सुन रहे थे उन्हें, आप सहमत हैं? आपको लगता है कि काम हो रहा है किसानों के लिए? जो जिन बातों का हमने जिक्र किया, बिचौलियों का, किसानों की फसल का जो नुकसान हो रहा है, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है और दोहरी मार इन किसानों पर पड़ रही है, आपको लग रहा है कि साथ मिल रहा है आपको सरकार का? पुष्पेंद्र जी, देखिए मैं इसमें जी देखिए, जो सूर्य प्रताप शाही जी ने बात अच्छी वाली रखी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो 3-4 मुद्दे हैं, उनको एक एक करके मैं स्पष्ट कर देता हूं। 10.5 करोड़ टन से ज्यादा का गेहूं का उत्पादन हमारे देश में इस साल होने जा रहा है और उसमें से जो 4 करोड़ टन से कुछ ज्यादा का परचेज करने का जो है टारगेट बनाया गया है इस साल का। उसमें से यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद 50 या 55 लाख टन का इन्होंने टारगेट रखा है जी। और अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं और जो 60-65 हजार टन ये प्रतिदिन खरीदने की बात कर रहे हैं उसको भी जोड़ दूं तो आज 29 तारीख शाम तक भी लगभग 5 लाख टन, 5 लाख टन का मतलब होगा 5% के आसपास, 10% के आसपास उत्तर प्रदेश के टारगेट की परचेज हुई है। इसमें हमने सरकार से ये निवेदन किया था कि ये परचेज 1 अप्रैल से शुरू होनी चाहिए थी और जितनी इसको डिले करेंगे उतने ही दिनों तक ज्यादा किसान परेशान रहेगा, क्योंकि किसान को जो है इस वक्त धन की आवश्यकता होती है, एक तो कटाई के समय, उसके बाद आगे बुआई के लिए, जायद और खरीफ की फसलों के लिए। तो एक तो हमारी ये मांग है जिस पर कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जवाब भी दे सकते हैं कि जिस प्रकार पहले मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में गेहूं के ऊपर एक बोनस दिया जाता था, तो इस बार भी 1 हफ्ता डिले के लिए, यानी प्रति हफ्ता 50 रुपए प्रति कुंटल विलंब से खरीदने के लिए एक तो ये बोनस की हमारी मांग थी। दूसरा, हमने ये निवेदन किया था कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और शारीरिक दूरी बना करके परचेज करनी है, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, तो इस वक्त आप लोग एपीएमसी एक्ट के तमाम प्रावधानों को शिथिल करते हुए किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी डायरेक्टली खरीदने की, एमएसपी कम से कम हो, उससे ज्यादा पे कोई खरीदना चाहे खरीद सकता है किसान से, एक तो ये आप इसमें लागू करें। एक इन्होंने ये बात कही है कि भाई पीएम किसान की, पीएम किसान एक बेहतरीन योजना है, बार बार हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो 6,000 रुपए की रकम दी जा रही है, आज की तारीख में जो किसान की आमदनी घटी है क्योंकि वो अपना माल नहीं बेच पाया, फल, दूध, सब्जियां अन्य नहीं बेच पाया और बर्बाद हुई, तो उसलिए उसका जो है 6,000 से बढ़ा करके इसको 24,000 रुपए कर दिया जाए तो किसान को कुछ राहत मिल सकती है। एक कारण ये भी है कि जो माइग्रेशन हुई है गांव की तरफ, तो जो किसान का बेटा शहर में से उसको कुछ 5-10 हजार रुपए प्रति माह भेज देता था, वो भी खाली बैठ गया आकर के, उसको भी अब हाथ को एक को और खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए 6,000 से 24,000 करना ये अनुकूल रहता।
दूध के विषय में हमारी बार बार मांग है, दूध के रेट 30 से 35% शाही साहब गिर चुके हैं। इस वक्त किसान को आपकी बहुत आवश्यकता है। पशुपालन दुग्ध उत्पादन से 1/3 आमदनी कृषि क्षेत्र की होती है। तो इसमें यदि आप सहकारी डेयरी प्राइवेट डेयरियों का आदेश दे देते और इस सारे दूध को फरवरी के रेट पे ही खरीद करके गरीबों को, मरीजों को, बच्चों को क्वारंटाइन केंद्रों में आदि वितरण कर दिया जाता तो एक अच्छी मदद किसान को मिल सकती थी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की हमने बार बार मांग की है, इसकी लिमिट तत्काल दुगनी कर दी जाए तो एक धन का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगा और उसका ब्याज दर 1% किया जाए और किसान की सारी किश्तों को लोन अदायगी को 1 साल के लिए विलंबित किया जाए। तो यदि ये कुछ मांग ये माने और इसको जो है इस पर कुछ गौर करें, विशेषकर बोनस वाली मांग को, तो जी ठीक है। सूर्य प्रताप जी, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा क्योंकि किसान सर परेशान है। आज भी आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, उनकी चर्चा भी हम लगातार अपने कई कार्यक्रमों में करते हैं, लेकिन ये भी तो समस्या है जो सरकार को माननी चाहिए। ये तो पुष्पेंद्र जी की मांग है और आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारी सरकार जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज ले रही है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नहीं चल सकता। जो हमारे पास संसाधन होंगे उन्हीं संसाधनों के भीतर ही सबकी व्यवस्था की जा सकती है और उस व्यवस्था के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,65,000 करोड़ रुपए की कल्याण योजना की शुरुआत कराई और वह 1,65,000 करोड़ रुपए का सर्वाधिक लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। हमारे प्रदेश के भीतर 15 लाख से ज्यादा हम लोगों ने श्रमिकों को 1-1 हजार रुपया उनके खातों में भेज दिए हैं। अगले महीने में भी 1-1 हजार रुपए उनके खातों में भेज रहे हैं। जो नगरीय क्षेत्र के भीतर आकर के काम करते थे और आज बेरोजगार हैं, ऐसे लगभग 6.5 लाख मजदूर भाइयों को हमने वो धनराशि उनके खातों में भेज दी है। 85 लाख से ज्यादा लोगों के पेंशन हम लोगों ने एडवांस कर दिए हैं और इसी तरीके से मनरेगा मजदूरों को 650 करोड़ रुपए का हम लोगों ने भुगतान कर दिया है। अभी हमने आपको बताया कि खरीफ में जिन बीमा किसानों के भीतर जिनकी क्षति हुई थी 558 करोड़ 40 लाख रुपए की 4,92,000 किसानों के खातों में हम उसका भुगतान करा चुके हैं और 17,000 करोड़ से ज्यादा की गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के कीमत का भी आज की तारीख तक भुगतान किया जा चुका है। तो जो हमारे पास संसाधन है पुष्पेंद्र जी, उन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किसान भाइयों के हित में हो, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किए हैं। पिछले साल जो गेहूं की एमएसपी थी, इस साल भारत सरकार ने 85 रुपए कुंटल बढ़ाई और 200 रुपए कुंटल डीएपी की कीमतें भारत सरकार ने घटाई और राज्य ने लगभग 35 रुपए डीएपी यूरिया की कीमत प्रति बोरी घटाई। तो हमने कोशिश किया कि इनपुट को कम किया जाए और आउटपुट को बढ़ाया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि किसान का गेहूं हम समय से खरीद लें और सही तरीके से उनको जो उचित मूल्य है उनका भुगतान हम समय के भीतर कर दें। मैं जानता हूं कि पहले जो गेहूं की खरीदारी होती थी, इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की 7 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी करती थी और 3-3, 4-4 महीने उनके भुगतान नहीं होते थे। अगस्त और सितंबर में जाकर के उन किसान भाइयों के भुगतान हो पाते थे। आज हम लोगों ने ये संख्या बढ़ा करके पिछले वर्षों में 52 लाख 53 लाख मैट्रिक टन खरीदारी हमने किया है और इस साल हम 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी करेंगे। हम लोगों ने आज की तारीख में जब अन्य राज्यों की चीनी मिलें बंद हो गई हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी 81 चीनी मिलें आज भी रन कर रही हैं और हम लोगों ने तय किया है कि एक एक गन्ना किसान का पेराई करने के बाद ही मिल बंद होगी। तो राज्य के भीतर मैक्सिमम कोशिश हम लोगों ने किया है कि किसान की समस्या का समाधान करें। इसी तरीके से दूध के किसानों का, हाँ शुरुआती दौर में कठिनाई थी, लेकिन आज 70 से लेकर के 80 लाख लीटर रोज दूध की खरीदारी हो रही है और जो 25 रुपए रेट थे आज वो रेट बढ़ करके 35 से 40 रुपए हो गए हैं। जितने भी पाउडर चलाने वाले, जो दूध के पाउडर बनाने वाले जो हमारे संयंत्र हैं प्रदेश के, सबको हम लोगों ने
चालू करने की इजाजत दे दी और उन्हीं के चालू करने की वजह से जो पाउडर उन्होंने बनाना शुरू किया है, क्योंकि दूध की खपत बाजारों में आज 35 से लेकर के 36 लाख लीटर तक है। हम डोर टू डोर सप्लाई करा रहे हैं, लेकिन जो शेष 30-35 लाख लीटर बच रहा है उसका हम पाउडर बना रहे हैं और दूध के दाम भी किसान को आज जो लॉकडाउन जब घोषित किया गया था उससे बढ़ करके 10 से 12 रुपए लीटर हो गया है और हम लोगों ने प्रयास किया है अच्छी बात है, मंडियों के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग करके उसके समय को रेगुलेट करके उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या जो अभी हरियाणा के भीतर या बिहार के भीतर बताई गई है वह समस्या उत्तर प्रदेश के भीतर आएंगे सर, आगे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। वासिम जी, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। सूर्य प्रताप जी कह रहे हैं कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत वाली स्थिति ना हो, जितना हो रहा सरकार उतना कर रही है। आप किसानों को कहां देख रहे हैं अभी इस वक्त? शाही जी, आपने जो विस्तार से बताया उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी आप लोगों ने मदद की है किसानों की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे मन में 2-3 और सवाल है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भले ही बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन संपन्नता के मामले में हरियाणा हम लोगों से काफ़ी आगे है। और हरियाणा की सरकार ने इस बार जिस साइंटिफिक तरीके से अपनी मंडियों के जरिए किसानों को वहाँ फ़ायदा पहुँचाया है या पहुँचाने की कोशिश कर रही है, क्या उससे हम लोग भी सबक ले सकते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश के किसानों को भी उसी तरह के साइंटिफिक तरीके से उनके उत्पादन की खरीद की जा सके? बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा शाही जी, सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं मजदूर, वो भी एक तरह से उनकी जीविका का सबसे बड़ा साधन वही कताई और उनका जो हैंडीक्राफ्ट है वो है। और इस कोरोना महामारी के चलते उनका भी कारोबार बुरी तरह से ठप पड़ा है। जो एनिमल हस्बेंड्री के उसमें लोग हैं, पोल्ट्री फार्म में, उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इन तबकों के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार कोई योजना पर काम कर रही है या उनको किसी तरह का राहत देने की विचार चल रहा है उत्तर प्रदेश में? आपने 3 सवाल किए मुझसे। एक तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादक संगठन और या कंपनियां हैं, ऐसे लगभग 250 कंपनियों को लाइसेंस हम लोगों ने गेहूं खरीदने के दे दिए हैं। 12 एजेंसियां हमारी प्रदेश की अलग से क्रय सरकारी एजेंसियां या अर्ध सरकारी एजेंसियां क्रय करने का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज या जो राइस मिल या जो फ्लोर मिल जिनकी क्षमता 10 टन से अधिक है, उनको भी हमने खरीदारी के लाइसेंस उनको प्रदान कर दिए हैं और वो वहाँ से खरीदारी करने का काम उन लोगों ने भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही उसके परिणाम आएंगे। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो हमारे बुनकर हैं उनके बारे में आपने कहा है, अभी हाल में ही इस बात का निर्णय हुआ है कि जितने हमारे लघु उद्योग हैं हम उनको खोलेंगे और उनको संचालित करेंगे और उनके कठिनाइयों को निराकरण किए जाने के लिए हमारे लघु उद्योग मंत्री जी और हमारे औद्योगिक विकास आयुक्त की एक समिति बन गई है जो उसके बारे में विचार करके उसका निराकरण करने वाली है। पशुपालन के दृष्टि से शुरुआती दौर में अंडे की कठिनाई थी, लेकिन अंडे की बिक्री से रोक हटा दी गई, तब से उनका समाधान हुआ है और धीरे धीरे उसका भी हम लोग समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं और कठिनाइयों का निराकरण कर रहे हैं। ठीक है जयप्रकाश जी, आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं कि आपके राज्य में जो एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए लोग हैं या जो बुनकर समाज है, उसके लिए क्या काम हो रहा है, किस तरह के उनको रियायत देने की कोशिश हो रही है? हमारे यहाँ भी एकदम से अचानक लॉकडाउन आया तो दूध उत्पादक को थोड़ी बहुत समस्या आई थी, लेकिन हमारा जो सहकारी संस्था है वीटा मिल्क प्लांट, हमने 40% ज़्यादा दूध किसानों से लेने का उनको आदेश दिया और जो दूध बाज़ार में जाता था मिठाई की शॉप में, वो दूसरी जगह डेयरी में, होटल में, वो हमने लेके प्रोसेसिंग किया है। जयप्रकाश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। डीके शर्मा जी, अच्छी बात है किसानों के लिए काम हो रहा है, लेकिन कई बार ये शिकायतें रहती है कि किसानों की नहीं सुनी जाती। आप लोग कई बार धरने प्रदर्शन का सहारा तक लेते हैं कि मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं।
आज हम आपको पूरा मंच दे रहे हैं, आपके पास पूरा वक्त, सवाल पूछ सकते हैं आप। हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ सीधे जुड़े हुए इस वक्त, बोलिए। मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि किसान आज उस हालत में है कि अगर किसान की मदद नहीं की सरकार ने तो कृषि क्षेत्र बिल्कुल डूब जाएगा, बहुत बर्बाद हो जाएगा और देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है कृषि क्षेत्र के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अब होता क्या है कि पता नहीं क्यों आड़तियों के दबाव में आकर उनकी सारी मांगे मान ली जाती हैं। आड़ती हमेशा किसान का एक्सप्लॉयटेशन करता है। हमारी चीज मेरा गेहूं है, लेकिन उसे पूछना, अभी मैंने एक आवाज आई थी मुझे जब मंत्री जी कह रहे थे कि किसान, आड़ती कहता है मेरा किसान कौन सा है। मंत्री जी, आड़ती का कोई किसान नहीं है, आड़ती का तो केवल लालच और स्वार्थ है, वो किसी का किसान नहीं है। तो आप ऐसी व्यवस्था उनको देते ही क्यों है कि वो कहे कि मेरा किसान कौन है। आप सीधे किसी के पास भी भेजिए, उसकी पर्ची उसके पास आना चाहिए। आज आप मंडी में लेकर जाइए अपना माल, और किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी। लेकिन होता क्या है कि हमको तो बंधुआ मजदूर बना दिया, गुलाम बना दिया कि आप उसी आड़ती के पास जाएंगे। ये एक जो व्यवस्था है वो आड़ती हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। शर्मा जी, आपको हमारा हरियाणा सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहिए। कोरोना के वक्त में सारे आड़तियों ने स्ट्राइक कर दी थी, लेकिन हरियाणा सरकार झुकी नहीं। हरियाणा सरकार ने कहा कि किसान का पैसा किसान के खाते में जाना ही चाहिए, इस चीज़ पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत सारी मंडियों में आड़ती नहीं आए, हमने एफपीओ के द्वारा, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, और जहाँ पर वो भी उपलब्ध नहीं थी सरपंचों को अथॉरिटी दी और ये परचेज चलाई। आपको अच्छी भली भांति पता है कि इस बार जो है हम किसान के साथ खड़े रहे, और इस चीज़ के लिए आपको भी मानना चाहिए कि किसान हितैषी हमने स्टैंड लिया है और आरती हड़ताल करते रहे। हमने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। हमने कहा कि किसान को आगे से हम बिल्कुल जो है किसान के खाते में पैसा डालेंगे, और सरसों का पैसा जो है किसान आड़ती को सिर्फ उसका कमीशन मिलता है, सरसों का पैसा डायरेक्ट उसके किसान के खाते में जाता है। इस बार आड़ती की एक बात मांगी थी कि भाई हमारा लेन देन है, हमने कहा कि किसान की सहमति लीजिए, लिखवा कर लीजिए, और हम उसका पैसा उसकी सहमति से जो करके बाकी पेमेंट उसके 48 घंटे में करिए। इसी बात पे हमारा उनसे समझौता नहीं हुआ। अब आड़ती मान गए हैं और वो समझ गए हैं कि आने वाले युग में किसान को आज़ादी मिलनी है। इस हरियाणा सरकार जो है किसानों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि किसान को अच्छे से अच्छा भाव मिले, किसान की डायरेक्ट परचेज हो, किसान की तरफ किसी भी तरह की कटौती ना हो। जयप्रकाश जी से पूछने के लिए, हाँ बोलिए आप। नहीं, मैं सूर्य प्रताप जी से पूछना चाह रहा हूं, अगर आप आज्ञा दे तो। नहीं, शाही जी तो चले गए, उनको किसी और मीटिंग में जाना था, तो जयप्रकाश जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आदरणीय कृषि मंत्री जी हरियाणा, कि जब किसान की आमदनी इतनी कम हो गई है तो आप लोग गेहूं के ऊपर एक तो जो है आपने जो विलंब से परचेज शुरू किया है उसके लिए 50 रुपए प्रति कुंटल प्रति हफ्ता एक जो है विलंब शुल्क दें। दूसरा, क्योंकि ब्याज देता है ना किसान जहां से पैसा लेता है उसको ब्याज देना पड़ता है पूरे महीने का 2% का। दूसरा, गेहूं के ऊपर यदि आप 250 रुपए प्रति कुंटल का ऐसे नाजुक वक्त में दे देंगे तो किसान बहुत ही ज्यादा मरणासन स्थिति में, सारे देश की मैं बात कर रहा हूं, तो एक बड़ा लाभ हो सकता है। तो इसके ऊपर आप क्या विचार करने के लिए या इसको मांग को आप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? शर्मा जी, पहली बात तो ये मैं कहता हूं कि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने विलंब से परचेज शुरू नहीं की। इस बार आप समझ सकते हो कि हर तीसरे दिन बारिश होती रही, मौसम ठंडा रहा, 15-20 दिन फसल ही लेट हो गई थी। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में तो अभी तक भी कटाई का काम जारी है। थोड़ा बहुत और 4-5 दिन का आप विलंब कह सकते हो, लेकिन बोनस देना, अच्छी पेमेंट देना एक अच्छी बात है, लेकिन सीमित साधन जो देखने पड़ते हैं प्रदेश के खजाने के, देश के खजाने के, वो भी जरूरी है। लेकिन फिर भी हमारा जो नेतृत्व है किसानों की तरफ पूरी तरह, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आमदनी को बढ़ाना है, लेकिन सरसों के आप देख लीजिए, हमारे यहाँ बाजरा का रेट डबल कर दिया, सरसों का भाव पिछले 4-5 साल में 60% बढ़ाया है, चने का भाव बढ़ाया है, दालों का भाव बढ़ाया है, हरियाणा के गन्ने का रेट 340 रुपये है। मतलब बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं धीरे धीरे बढ़ा दें। अकेले
गेहूं से ही सारे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। हम कई चीज दूरदृष्टि के देखते हुए जिन चीज़ों का हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जैसे पाम ऑयल का, उसकी वजह से सरसों का रेट इतना बढ़ा दें कि हमें किसान का उत्पादन बढ़ जाए, तेल की खपत बढ़ जाए, खाद्य में काम आ जाए। तो नीतियां सभी पहलुओं को देखकर बनाई जाती हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। किसान की बहुत मेहनत की कमाई है और किसान बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था तेजी से होगी, किसान की जेब में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सारा बाजार चलेगा, बाजार चलेगा तो उद्योग चलेगा। हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं और जहाँ जितने भी साधन होते हैं हमारे पास, आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना हरियाणा में पूरी तरह से कामयाब है। इसलिए जब से फसल बीमा योजना लागू हुई है, जो फसल बीमा कंपनियों को प्रीमियम दिया गया है, किसान से 600 करोड़ रुपए लेके कंपनियों को दिया गया, केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का उसमें योगदान 1000 करोड़ रुपए का था। 1600 करोड़ रुपए कंपनियों को दिया गया और 2078 करोड़ रुपए की जो है सहायता किसानों को उन कंपनियों के फसल बीमा की योजना की तरफ हुई। पिछले खराबा की जो किसान बीमित नहीं थे, हमने पिछले 3-4 साल में 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का उनको सूखे का और का तो मुआवजा दिया गया। हर तरह से पानी की अच्छी व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ बिजली के रेट हरियाणा के अंदर जो है, ट्यूबवेल्स का रेट है, मेरे ख्याल में पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। 8-10 घंटे अच्छी क्वालिटी की बिजली जो सिंचाई के लिए काम में आती है वो कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों के घर की बिजली के लिए भी आज 2/3 हरियाणा में 24 घंटे बिजली हो गई है। सड़कों का जाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जयप्रकाश जी, हमारे पुष्पेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी संक्षेप में मैं चाहूंगा आप अपनी बात को रखें, शायद आपके जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा आपको, क्योंकि वक्त की कमी, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि संक्षेप में आप अपनी बात को रखें, उसके बाद आखिर में वासिन जी के पास जाऊंगा। जल्दी से अपनी बात को रखें। बिल्कुल जी, देखिए तेलंगाना राज्य पीएम किसान योजना का जो 6,000 रुपए मिलता है, उसके अलावा भी प्रति एकड़ 5,000 रुपए दे रहा है। तो आप लोगों को भी, हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री तो चले गए, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपसे जवाब भी चाह रहा हूं, क्या आप ऐसी विकट परिस्थिति में पीएम किसान योजना के 6,000 के ऊपर और 6,000 रुपए भी यदि दे दें, क्या इसके लिए भी आप तैयार हैं? इस मांग को आप आगे बढ़ाएंगे? जहाँ तक हमारे प्रदेश सरकार के खजाने की व्यवस्था है, हमें प्रति माह जो रेवेन्यू आता था 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। आज सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। हमारी प्रदेश सरकार के पास 1300-1400 करोड़ रुपए आया है। अभी तो देने की बात समस्या नहीं, सर्वाइव करने की बात है। हाँ, लेकिन हरियाणा के अंदर जो हमारे पास रेवेन्यू के साधन अच्छे होंगे, कुछ देने की पोजीशन में होंगे, तो हरियाणा सरकार आप हर चीज़ में किसानों के लिए, हमने किसान परिवार योजना बना रहे हैं, किसानों की मैपिंग कर रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग है उसको खाते में कुछ पैसे जरूर देंगे। बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन जो है हरियाणा में, पूरे देश में मेरे ख्याल में किसान के जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं सबको हम 3,000 रुपये देते हैं। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं जो किसान को इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, एक ट्यूबवेल का पैसा, बिजली का खर्चा अगर कॉमर्शियल रेट से, गांव के घर के रेट से लिए जाए तो एक बोरवेल पर का खर्चा 1.25 लाख रुपए की बिजली है। उसके बदले में हम 10-15 हज़ार रुपये एक साल का उसका लेते हैं। तरह तरह से सब्सिडी हम दाएं बाएं से करके मदद तो कर रहे हैं किसान की। जो हमारे खजाने, जो हमारी सामर्थ्य है, वो किसान की तरफ पूरा ध्यान है। जयप्रकाश जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए और दिल्ली के लिए हरियाणा सरकार क्यों थोड़ा संकुचित माइंड से काम करने लगती है जब पड़ोसी राज्यों की मदद की बात आती है, वहाँ के किसानों की मदद की बात आती है? तब हरियाणा के अंदर अब थोड़ा सा हमने दिल्ली के बॉर्डर को स्ट्रिक्ट किया है। पिछले 15 दिन में जो भी हमारे यहाँ केस आता है, हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली के साथ घेरे हुए है। हमारे लोग हरियाणा में, दिल्ली में जो हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे सारे जो है हरियाणा के घर में आते हैं, सर्व नौकरी वहाँ करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे केसेज हो गए। इस वजह से हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बॉर्डर को किया है। लेकिन दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, हमारी राजधानी है। ये कोरोना की सिचुएशन में सारे अपने अपने प्रदेश की जिम्मेदारी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, हर प्रदेश की सरकार की है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा दे। उसके लिए कोई भी नियम कानून का लागू करना है तो करे। और हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में कोरोना की बारी से काफ़ी हद तक हमने इसको कंटेन किया हुआ है। लगभग 70% पेशेंट हमारे ठीक होकर चले गए हैं।
एक्टिव पेशेंट हमारे 100 से कम हैं और उनको अच्छे उपचार करके, और सिर्फ 3 ही कैजुअल्टी अभी तक हुई डेथ हुई है दुर्भाग्य से, वो भी 3 नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी कोशिश ये है, पूरा प्रशासन पूरा जागरूक है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह के जान माल का नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। पूरी सरकार इस चीज में बिल्कुल सर, सरकार को काम करना भी चाहिए। आखिरी कमेंट वासिन जी मैं आपसे चाहूंगा जाते जाते, दावे अपनी जगह हैं क्योंकि किसानों का मुद्दा तो हमेशा रहा है, चुनाव के वक्त किसानों की याद आती है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन किसान आज भी वहीं खड़ा है। आप क्या समझते हैं इस पूरे अभी जो संकट किसानों के ऊपर आया हुआ है कोरोना काल के दौरान? शंकर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जयप्रकाश जी को, सूर्य प्रताप शाही जी को और अपने इन दोनों पैनलिस्ट को कि इन लोगों ने बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी दिया और अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से हमारे दर्शकों को और हमारे चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जहां तक रही बात किसानों की माली हालत की, उनकी आर्थिक स्थिति की, तो वो ये बात सच है कि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है और जिस तरह से किसान आज बदहाली और बेबसी की हालत में है, उसको देखते हुए सरकार को और सरकारी तंत्र को जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों के लिए या बाकी वर्गों के लिए नई नई योजनाएं आ रही हैं, नई नई योजनाओं के लिए बात हो रही है, उनके लिए राहत पैकेज की बात हो रही है, तो उसी तरह से कृषि को भी उद्योग का दर्जा मानते हुए और कृषि क्षेत्र में लगे हुए जो लोग भी हैं उनके लिए भी राहत पैकेज पर विचार करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारे देश का मेरुदंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रो इकोनॉमी है, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और अगर किसान ही नहीं बचेंगे और किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रायोरिटी में किसानों की समस्याओं पर भी विचार किया जाए और उसको यथाशीघ्र हो सके तो दूर करने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रताप जी, आपका भी, जयप्रकाश जी, डीके शर्मा जी, पुष्पेंद्र चौधरी, वासिन मिश्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन किसानों को वोट बैंक न समझा जाए, ईमानदारी से अगर प्रयास किए जाएं तो वाकई वो प्रयास सफल भी होते हैं और धरातल पर सरकार जिन कामों का जिक्र करती है वो हमें नजर भी आता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।